हमने नेस्टेड डिव बनाए थे। हमने उसके अंदर पोजीशन को एक्टिव किया था। पोजीशन के बाद लेफ्ट राइट टॉप बॉटम को भी यूज किया था। उसके बाद जेड इंडेक्स भी देखा था। मैं अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक कंटेंट है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपने यहां पर होता क्या है। जैसे ये आपका कंटेंट है। यहां पर ये आपकी पैडिंग लगी हुई है। यहां पर ये आपका बॉर्डर है और ये आपका मार्जिन है। मेरी बात समझना। ये आपका क्या है। ये तो हो गया आपका मार्जिन। ये आपका हो गया बॉर्डर। ये आपका हो गया पैडिंग और ये आपका कंटेंट है ही। अगर मैं यहां पर विड्थ काउंट करूं या हाइट काउंट करूं तो इसमें क्या होगा। जो आपके ऑब्जेक्ट की विड्थ है वो तो रहेगी रहेगी। इसमें प्लस होगी पैडिंग और प्लस होगा आपका बॉर्डर दोनों तरफ। अगर मैं यहाँ पर टोटल इसकी विड्थ निकालूंगा, वैसे ये काम मैं दिखाऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट में सारा का सारा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, क्योंकि वहीं पर हम कैलकुलेट कराते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि जब आप पैडिंग लगाएंगे या बॉर्डर दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखना बॉर्डर के साथ बॉर्डर भी इंक्लूड होता है विड्थ में, आपका पैडिंग भी इंक्लूड होगा विड्थ में, और आपके कंटेंट की जो विड्थ है वो भी इंक्लूड रहेगी। और मार्जिन कभी इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं यही बताने जा रहा हूं सबसे पहले। और अगर मुझे पैडिंग के बाद जब आप पैडिंग लगाते हैं आप देखते होंगे बॉक्स का साइज इंक्रीज होता है। क्या साइज, हाइट और विड्थ इंक्रीज होती है। अगर मुझे हाइट विड्थ को इंक्रीज नहीं करना, क्यों। सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने अपने ऑब्जेक्ट की विड्थ कर दी 100%, और अगर आपने पैडिंग लगा दिया 50 पिक्सल, वो तो 100% से ज्यादा चला जाएगा विड्थ। तो वहां पर रेस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें उस कंडीशन में क्या करना होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। आइए, यहां पर यही काम करना है सबसे पहले। इसका नाम होता है एक्चुअल में बॉक्स मॉडल। इसी को बॉक्स मॉडल कहते हैं। यहां पर मुझे विड्थ को कैसे कैलकुलेट करना है, हाइट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो क्या इसमें बॉर्डर पैडिंग की विड्थ भी इंक्लूड होगी। इसको थोड़ा स्लो करो। तो यही चेक करना है हमें। आइए, तो इसके लिए मुझे इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ली। कोई बड़ी सी इमेज ले लो, अपने फोल्डर में जाकर इसको पेस्ट कीजिए। और यहां पर हमने सबसे पहले बॉडी में इमेज ही लगाई, IMG SRC। इमेज का नाम है B2.jpg। B2.jpg की एक मैंने हाइट दे दी। हाइट दे दी मैंने 200 पिक्सल की। और एक इसकी विड्थ दे दी मैंने। विड्थ को मैं पिक्सल में दे रहा हूं यहां पर 400 पिक्सल। मेरी इमेज आ गई होगी। ठीक है। अब मैंने इसके बाद एक डिव बनाया यहां पर, डिव टैग ओपन क्लोज। इसमें मेरा कुछ कंटेंट है, एक पैराग्राफ है। लोरम यहां पर इसकी कंटेंट डाल दिया मैंने 7 वर्ड का। ये मेरा कंटेंट है। स्टाइलिंग पे आओ। जो मेरा डिव है
जो मेरा डिव है, इस डिव की विड्थ कर दी मैंने, जितनी इमेज की विड्थ है कितनी है, 400 पिक्सल। इसमें मैंने हाइट नहीं दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया। क्लियर है? इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ऑरेंज। तो जहां तक इमेजेस की विड्थ है वहीं तक आएगा ये, चेक करते हैं। वहीं तक विड्थ आ रही है इसकी। भाई जहां तक इमेजेस की विड्थ है वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की विड्थ वहीं तक आई, वहीं तक आ रही है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पैडिंग दे रहा हूं। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे पैडिंग दिया 20 पिक्सल का। तो 20 लेफ्ट से, 20 राइट से, 20 टॉप से, 20 बॉटम से। तो 20 20 40 का मतलब ये 440 पिक्सल का हो जानी चाहिए विड्थ इसकी। आपके ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाएगा ये, देखो बाहर गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 पिक्सल कम करनी पड़ेगी इसकी। तो कितनी हो गई, 400 - 40 कितनी हुई, 360। अब इक्वल आना चाहिए, चेक कीजिए इक्वल आ रहा है फिर। अब मैं इसका बॉर्डर दे रहा हूं, बॉर्डर दीजिए। मैंने यहां बॉर्डर दिया किसका, इसी का, डिव का। मैंने कहा 10 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। तो 10 लेफ्ट से 10 राइट से हो जाएगा 20 पिक्सल। 20 पिक्सल और इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ। अब मुझे 20 पिक्सल फिर कम करना पड़ेगा। तो 20 पिक्सल कम किया तो कितना हुआ, 340। इक्वल आ रहा है ये। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि जब आप विड्थ देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वहां पर बॉर्डर भी इंक्लूड होगा, पैडिंग भी इंक्लूड होगी। यही हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और बनाता हूं। यही ऑब्जेक्ट, यही कंटेंट है मेरा। अब यहां पर जो मेरा डिव है, और इस डिव की विड्थ कर दी मैंने कितनी, 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दीजिए ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर आ गया होगा। जहां तक इसकी विड्थ है उतनी विड्थ आ रही है। अब मैंने पैडिंग कितने दी रखी थी ऊपर, 20 पिक्सल। अब मैं चाह रहा हूं पैडिंग तो काम करे, लेकिन बॉक्स की, डिव की विड्थ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए यहां पे यूज करना है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। चेक करें, पैडिंग काम कर रही होगी लेकिन विड्थ इंक्रीज नहीं हुई। टॉप बॉटम से काम किया, क्या विड्थ इंक्रीज हुई, इसमें विड्थ इंक्लूड नहीं होगी। कौन सी कंडीशन में, जब आप यहां पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज कर देंगे। बात समझ में आई। अब बॉर्डर दीजिए, मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर वही 10 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ग्रीन कलर का। अब ये बॉर्डर इंक्लूड होगा तो 20 पिक्सल और इंक्रीज हो जाएगा। ये नहीं हुआ, बॉर्डर भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दिया, उस कंडीशन में आपका बॉर्डर भी इनसाइड ही आएगा, आउटसाइड नहीं जाएगा। ठीक है साहब। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब जब आप वेब पेज बनाएंगे, अगर आप वेब पेजेस में पैडिंग को इंक्लूड करते हैं तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्यों किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ अगर आपने 100% की, तो अगर पैडिंग लगाया तो वो तो 100% से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें जब रेस्पॉन्सिव बनाना होगा, उस कंडीशन में 100% से विड्थ किसी की ज्यादा नहीं होती है, हमें पता है। चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में हमें ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज करनी होगी, बॉक्स बॉर्डर, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है साहब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले कई सारे होते हैं, बहुत सारे हैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। तो हम फिलहाल में डिस्प्ले 3 पढ़ेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब पढ़ते जाएंगे उनको। एक फाइल और बनाओ। यहां पर मैंने कुछ पैराग्राफ लिए,
ये अलग अलग लाइन में आएंगे सारे पैराग्राफ। स्टाइलिंग पे आओ। और आपको पता होगा पैराग्राफ अगर मैं कलर दूंगा तो ये 100% पे आएगा। नहीं आएगा? दीजिए कलर। मैंने कहा जितने भी पैराग्राफ है इनका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आना चाहिए। ठीक है, 100% पे ऑरेंज कलर आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, डिस्प्ले इन लाइन। जो पैराग्राफ अलग अलग लाइन में आ रहे हैं वो अलग अलग लाइन में ना आकर वो एक लाइन में आ जाए। देखिए जी, एक लाइन में आ गए होंगे, एक लाइन में आ गए। और यहां पर जब आपका ऑब्जेक्ट इनलाइन होता है तो इसमें न तो हाइट और न विड्थ यूज होगी। हाइट विड्थ प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी जब आपका ऑब्जेक्ट इनलाइन है। लेकिन मार्जिन पैडिंग काम करेगा। मैंने दिया पैडिंग, पैडिंग इनसाइड काम करेगा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। इसका साइज इंक्रीज होगा। इनलाइन है तो मार्जिन कहां से काम करेगा? केवल लेफ्ट और राइट से। मार्जिन केवल लेफ्ट और राइट से काम करेगा, टॉप बॉटम से काम नहीं करता है जब आपका ऑब्जेक्ट इनलाइन होता है। ठीक है, कमेंट कीजिए। दूसरा हमारा अलग अलग लाइन में आ रहे होंगे। दूसरा डिस्प्ले है मेरा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से भी ये क्या होगा, एक लाइन में ही आएगा। और यहां पर हमारी हाइट भी काम करेगी और विड्थ भी काम करेगी। हाइट विड्थ काम कर रही है, मार्जिन भी काम करेगा, मार्जिन चारों तरफ से, और पैडिंग भी काम करेगा। मार्जिन कर पैडिंग कर दिया 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। और मार्जिन चारों तरफ से मैंने मार्जिन दिया 40 पिक्सल। ठीक है जी। अब यहां पर इसके लिए मैं थोड़ा सा ठीक सा एग्जाम्पल बनाता हूं। ये तो बात होगी इसकी। ठीक से एग्जाम्पल के लिए आपको यहां पर मैंने एक पैराग्राफ लिया। दोनों में डिफरेंस और दिखा रहा हूं मैं आपको। लोरम 35 वर्ड। यहां पर मुझे दो स्पेन लेने हैं। एक स्पेन डॉट 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 डॉट, और एक स्पेन लोरम 500 वर्ड। एक स्पेन ये रहा और एक स्पेन ये रहा। यही मतलब है। ठीक है, दो स्पेन है, दोनों स्पेन को यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा। आईडी का थ्रू नाम दे दिया। और जो हैश बी है, मैंने कहा डिस्प्ले ये नन हो जाए। एक तीसरी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन की होती है। डिस्प्ले नन हुआ तो ये दिखाई नहीं देगा। हट गया। ठीक है। अब मैंने कहा कि जो मेरा पैराग्राफ है जब आप इस पर होवर करें तो हैश बी वाला जो स्पेन है ये डिस्प्ले होना चाहिए इनलाइन। और क्या होना चाहिए? पैराग्राफ पर जब होवर कर रहे हैं तो हैश ए वाला जो स्पेन है ये होना चाहिए डिस्प्ले नन। चेक करें जी। डॉट हट गई, पहला नन हो गया। और ये डिस्प्ले इनलाइन है तो वहीं से कंटिन्यू किया इसने, वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता, मैंने किया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये कंटेंट जो है नई लाइन से आ रहा होता।
नई लाइन से आ रहा है इस पेन का, इनलाइन वहीं से कंटिन्यू कर रहा है, और इनलाइन ब्लॉक वो न्यू लाइन से कंटिन्यू कर रहा है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले नन, तीनों समझ में आए? लिखें जी, क्या लिखना है उसको और बताते हैं। सेम कोड कॉपी, और यहां पर index3.html, और यहां पर हमें कुछ लिंक की जरूरत पड़ेगी। बॉडी में कुछ लिंक बनाओ। तो लिंक बनाने के लिए एंकर टैग ए, देन href, और भी कुछ डाल देगा, एक और, इसका नाम दिया कॉन्टैक्ट। आपको पता होगा जितने भी लिंक होते हैं बाय डिफॉल्ट वो एक ही लाइन में आते हैं, यही होता है। और हमारी नीड है भाई, हमें हॉरिजॉन्टल लिंक नहीं बनाने, हॉरिजॉन्टल मेनू नहीं बनाने, हमें वर्टिकल मेनू बनाने हैं। ऐसी हमारी कहीं नीड पड़ जाती है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड सेलेक्टर का नाम ए है, और हमने यहाँ पे कहा इसकी इसको हमें डिस्प्ले कराना है, या पहले बैकग्राउंड दीजिए। इन सभी का बैकग्राउंड ऑरेंज आना चाहिए। तो जहां तक कंटेंट है वहीं तक का बैकग्राउंड आ रहा होगा सभी पर। तो जहां तक कंटेंट है वहीं तक का बैकग्राउंड आ रहा होगा। अब मैंने कहा कि जो ये डिस्प्ले कराना है हमें, ये ब्लॉक में कराना है। डिस्प्ले ब्लॉक आपको उस कंडीशन में यूज करना है जब आपका ऑब्जेक्ट एक लाइन में होता है, उसको मल्टीपल लाइनों में लाने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी। अब ये जो लिंक है ये मल्टीपल लाइनों में आ गया, बाय डिफॉल्ट 100% को कवर कर रहा है। अब ये ब्लॉक है तो आप यहां पर हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा इसकी विड्थ 25%, मैंने कहा इसका टेक्स्ट सेंटर, मैंने कहा पैडिंग 15 पिक्सल, 0 पिक्सल, मैंने कहा मार्जिन टॉप 5 पिक्सल। चेक करें जी कैसा बना। अब एक इस पर होवर का इफेक्ट भी दे सकते हो। ए पर जब होवर करें, इसका बैकग्राउंड कलर पर्पल और फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाए। ये भी आ चुका हूं। आ रहा है भाई। तो डिस्प्ले ब्लॉक कब यूज करना है? जब आपका ऑब्जेक्ट एक लाइन में होता है, उसको मल्टीपल लाइनों में लाने के लिए। वो है हमारा CSS वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल से पहले हमें कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं थोड़ा समझना भाई। एन आइडेंटिफायर इज ए नेम। जो एक आइडेंटिफायर होता है, एक नाम होता है, और उस नाम में क्या क्या हो सकता है? फ्यू लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल करेक्टर। अब इस आइडेंटिफायर से होगा क्या, बता रहा है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर हमें आइडेंटिफायर की नीड होगी। किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पर आइडेंटिफायर की नीड होगी, क्लास को या किसी सिंबॉलिक कांस्टेंट को। तो यहां पर आइडेंटिफायर के नाम वैलिड क्या क्या हो सकते हैं? ये वैलिड नाम है ए, ए बी, राहुल, A_B, A12, A@B, A# फॉर राहुल, किसी भी टाइप से कोई भी नाम रखिएगा आइडेंटिफायर का। इनवैलिड क्या होता है? इनवैलिड होता है कभी पहले नंबर नहीं आ सकता, और नाम के बीच में कभी स्पेस भी नहीं आ सकता। इन दो चीज का ध्यान रखना है। अगर पहले आपने नंबर लिख दिया तो ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, और अगर नाम के बीच में अगर आपने स्पेस दे दिया तब भी ये इनवैलिड आइडेंटिफायर ही माना जाएगा। बाकी आप किसी भी तरीके से कोई भी नाम रखिए। इससे होगा क्या, इससे हमें वेरिएबल पढ़ना है।
तो पहले वेरिएबल पढ़ने के लिए, वेरिएबल का नाम रखने के लिए आइडेंटिफायर पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? क्या बता रहा है? ए वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल है वो एक आइडेंटिफायर ही है। क्या होगा? और एक नाम है विच इज यूज टू रेफर ए वैल्यू, स्टोर ए वैल्यू या होल्ड ए वैल्यू। जो किसी वैल्यू को स्टोर, होल्ड या रेफर करता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। लेकिन वेरिएबल का जो नाम रखना होगा आपको, वो आइडेंटिफायर की हेल्प से ही रखना होगा। ये तो बात हो गई प्रोग्रामिंग की। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ और चलते हैं हम। प्रोग्रामिंग में जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? तो प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हमारे जो वेरिएबल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। लेकिन हमारे सीएसएस में जो वेरिएबल हैं वो 2 टाइप के यूज होंगे आपके। एक तो होगा ग्लोबल और दूसरा होगा लोकल। यहां पर स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सी लैंग्वेज की बात करें तो आपको पता होगा वेरिएबल से पहले उसका डाटा टाइप लिखना होता है, इनटैग, फ्लोटैग क्या है। पीएचपी में हमें डॉलर का साइन लगाना होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेयर, लेट या कोस्ट लगाना होता है। मतलब हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीका है। तो यहां पर हमारा सीएसएस है तो सीएसएस में थोड़ी दूसरा तरीका होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात करूं पहले प्रोग्रामिंग की, मैंने एक फंक्शन बनाया सो, जो हमें सीएसएस को समझना पड़ेगा तो थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इस फंक्शन को मैंने कॉल कराया। अब अगर किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनता है तो इसको कहते हैं हम लोकल। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनता है, जो वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? लोकल। और फंक्शन के आउटसाइड में जो वेरिएबल बनता है वो होता है हमारा ग्लोबल। इनिशियलाइज का तरीका समझ में आया प्रोग्रामिंग में? अब लोकल का स्कोप केवल इसी फंक्शन के इनसाइड ही रहेगा, आउटसाइड इसका स्कोप नहीं रहेगा। मतलब एक ही वैल्यू जो गेट हो सकती है वो फंक्शन के इनसाइड ही गेट हो सकती है, आउटसाइड गेट नहीं हो सकती। और जो ग्लोबल की वैल्यू है वो आउटसाइड गेट करो चाहे आप इनसाइड गेट करो, दोनों जगह गेट कर सकते। ये तो बात होगी प्रोग्रामिंग की। ऐसे ही यहां पर सीएसएस का कॉन्सेप्ट है। जब जब आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो ग्लोबल का जो स्कोप होगा वेरिएबल का, बॉडी में जितना भी कंटेंट होगा, जितना भी सिलेक्टर होगा, हर सिलेक्टर में उसका स्कोप रहेगा। लेकिन लोकल वेरिएबल का, लोकल को जिस सिलेक्टर में बनाया जा रहा है केवल उसी के लिए उसका स्कोप रहेगा। उसके बाद दूसरे सिलेक्टर के लिए उसका स्कोप नहीं रहेगा। बात समझ में आई? आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक H2 हेडिंग ली। मैंने यहां पर एक पैराग्राफ लिया और यहां पर मैंने एक बटन लिया। और यहां पर मैंने स्टाइल। जब आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने, इसके लिए आपको यहां पर एक सूडो क्लास को लेना होगा। और उस सूडो क्लास का नाम क्या है? रूट। इसी रूट के अंदर ही आपके सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल बनेंगे। ठीक है? कैसे बनेंगे? जब जब आपको वेरिएबल बनाने हैं, हाइफन, डबल हाइफन का यूज करना होगा।
सिंटेक्स लगे सबका मैं बताया था ना, कहीं बेल लगाते हैं, कहीं डॉलर लगाते हैं, कहीं इंट लगाते हैं, यहाँ पे हाइफन हाइफन लगाते हैं। अब वेरिएबल का नाम जो रखना है वो किसकी हेल्प से रखना है? आइडेंटिफायर की हेल्प से। हमने कहा डाटा वन आइडेंटिफायर हो गया, इसमें आप किसी वैल्यू को स्टोर कराओ। कौन सी वैल्यू? सीएसएस की वैल्यू, ऑरेंज। एक वेरिएबल बन गया। दूसरा वेरिएबल बनाओ, हाइफन हाइफन BRD, मैंने इसमें बॉर्डर दिया 4 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। दो वेरिएबल बन गए, कोड्स नहीं आएगा, दो वेरिएबल बन गए। तीसरा वेरिएबल हाइफन हाइफन CLR, नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, और इसमें कलर दे दिया मैंने, कैसा कर दूं? ग्रीन। बस 3 वेरिएबल ही बना रहा हूं, मेरे 3 वेरिएबल बन गए। अब वेरिएबल बनते हैं तो उनको जब उसकी प्रॉपर्टी गेट करनी है तो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे S2 पर चाहिए। S2 पर मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर देखेंगे S2 का कंटेंट जो है सेंटर में आ रहा होगा। आ गया जी। अब मुझे इस पर एक बैकग्राउंड कलर देना है। कौन सी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड की। कौन सा कलर देना है? जो मेरे वेरिएबल में स्टोर है, इस वाले में। तो वेरिएबल की वैल्यू को गेट कैसे करते हैं? यहां पर एक वैन नाम का कीवर्ड गेट करने के लिए, और वेरिएबल का नाम क्या है? हाइफन हाइफन डाटा वन। चेक करो जी, S2 का बैकग्राउंड ऑरेंज आ गया। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट के लिए कलर नाम की प्रॉपर्टी कैसा चाहिए? जो मेरे वेरिएबल में स्टोर है। वेरिएबल का नाम क्या है? वेर हाइफन हाइफन CLR। हो रहे हैं जी। अब आइए पैराग्राफ की तरफ। मैं पैराग्राफ का, पैराग्राफ का मैंने कहा फॉन्ट का साइज, एक प्रॉपर्टी अपनी तरफ से लगा देता हूं यहां पर। फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल का आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा होगा। अब मुझे इसका बॉर्डर देना है, बॉर्डर दीजिए। बॉर्डर जो मेरे वेरिएबल में है, वेर, क्या नाम है वेरिएबल का? हाइफन हाइफन ERD। देखो जी, वही कलर आ रहा होगा। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कलर जो मेरे वेरिएबल में है, हाइफन हाइफन CLR। तो यहां पर ये सारे वेरिएबल कौन से हैं? ग्लोबल। अब आइए लोकल की तरफ। मैंने बटन लिया, और बटन में मैंने क्या लगाया? एक पैडिंग दे दो। बटन का साइज इंक्रीज हो चुका होगा। अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, बनाइए। हाइफन हाइफन, इसका नाम कर दिया BTN, नाम कुछ भी दे सकता हूं। और इसमें मैंने क्या दिया? इसमें दिया मैंने, क्या दे दूं? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, वो दो कलर ही दे दो। है, शेडो दे दूं? तो शेडो के लिए 4 पिक्सल, 4 पिक्सल रेड कलर की, और 0। ठीक है साहब। अब मुझे ये जो BTN वाला वेरिएबल है किस पे इंप्लीमेंट होगा? केवल बटन पर। क्यों? कैसा है ये? लोकल। और लोकल क्यों है? कि क्योंकि हमने बटन सिलेक्टर के अंदर ही बनाया है, तो ये इसी पर इंप्लीमेंट होगा, किसी दूसरे पर इंप्लीमेंट। दीजिए जी। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो का नाम क्या है? वेर हाइफन हाइफन, क्या नाम है? चेक करो जी, शैडो आ चुकी होगी, आ रही है। एक बैकग्राउंड कलर दीजिए इसका, बैकग्राउंड कलर वेर, जो मेरे ग्लोबल वेरिएबल में हाइफन हाइफन डाटा वन में दे दो, या वो दे दो CLR। ऐसा कोई जरूरी नहीं है वही आए, कुछ भी आ सकता है। आ रहा है जी। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या शैडो ये इस पर भी आएगी। पैराग्राफ पर चेक करते हैं, यहां पर लगा दू बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो वेर, क्या नाम है? हाइफन हाइफन
बीटी है, बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, लोकल। तो लोकल का स्कोप केवल जिस सेलेक्टर में बनाया जा रहा है उसी के लिए वैलिड है, किसी दूसरे सेलेक्टर के लिए वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे बात आती है कि ये काम जब हमारा डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो रहा था, भाई ये जो हम लगा रहे हैं तो ये वेरिएबल क्यों बनाए ना। तो देखो जी आगे चल के होगा क्या, जब हम अपनी वेबसाइट लेआउट वगैरह बनाएंगे तो वहां पर कोई ये नहीं 2 4 5 10 लाइन का कोड होगा, हजारों लाइन का कोड होगा। आपको कलर कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा, फॉन्ट फैमिली लेके चलना होगा, फॉन्ट साइज लेके चलना होगा, बॉर्डर लेके चलना होगा, एक जैसा होना चाहिए ना। अब ये तो है नहीं जी कहीं एचपी का फॉन्ट का कलर दे दिया रेड, कहीं दे दिया ब्लू, कहीं दे दिया ऑरेंज, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। कहीं बटन का बैकग्राउंड दे रहे हो रेड, कहीं दे रहे हो ब्लू, कहीं दे रहे हो ऑरेंज, एक जैसा इफेक्ट आना चाहिए। तो पहले आप वेरिएबल बना लेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी उनको यूज करते रहेंगे, उसके लिए ये वेरिएबल बनाए गए। लेकिन अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल में दोनों में सेम वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो क्या ग्लोबल की वैल्यू लोकल की वैल्यू को ओवरराइड करेगी? मेरी बात समझे, सेम वेरिएबल बनाता हूं मैं ग्लोबल में भी और लोकल में भी, और अगर मैं लोकल वाले सेलेक्टर में उस वाले वेरिएबल को इंप्लीमेंट करता हूं तो कौन सी सीएसएस हमारी ओवरराइड होगी। तो मैंने क्या किया, इनको कमेंट किया। अब यहां पर एक ही बना लेते हैं, केवल बैकग्राउंड कलर का ही ये लिख देते हैं टाटा। ठीक है जी, ग्लोबल हो गया हमारा। और यहां पर हमारा ये कौन सा है, H2। और H2 में हमने हाइफन हाइफन क्या नाम है उसका, और डाटा में मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। ठीक है जी, ये वेरिएबल मेरा ग्लोबल है और ये वेरिएबल मेरा, और अगर मैं बैकग्राउंड में सेम वेरिएबल को देता हूं हाइफन 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 डाटा, तो क्या ब्लू आएगा या ऑरेंज आएगा। तो हमारा ग्लोबल, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि लोकल की वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये ओवरराइड वैल्यू नहीं हो रही है, क्योंकि पास में कौन सी है, ये वाली पास में है, तो यही वैल्यू इंप्लीमेंट होती है। ठीक है ना। तो अगर ये प्रोग्रामिंग होता तो प्रोग्रामिंग में क्या होता कि जो आपकी ग्लोबल की वैल्यू आ रही है, जो लोकल की वैल्यू है, ग्लोबल की वैल्यू लोकल की वैल्यू को ओवरराइड कर देता है वहां पर, ये प्रोग्रामिंग में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या सीएसएस है, तो सीएसएस में क्या जो पास में होगा पहले वो इंप्लीमेंट होता है हमारा, उससे कोई मतलब नहीं हो कहां पर है। वहां से वैल्यू तो आई है लेकिन उस वैल्यू को इस वैल्यू ने ओवरराइड कर दिया है। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे सेम नाम के दो एक ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो, तो अगर हम उसी वेरिएबल को लगाते हैं तो कौन सी वेरिएबल की वैल्यू इंप्लीमेंट होगी हमारी, लोकल की होगी, ग्लोबल वाली ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। ठीक है जी।